हम लोग अपने आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि हमारा आने वाला कल हमारे इख्तियार में ही नहीं होता। ये किसी को मालूम नहीं है कि हमारे साथ कल क्या होने जा रहा है। तब भी लोग इतने परेशान होते हैं कि हमारे साथ कल क्या होगा, हमारे साथ परसों क्या होगा, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन इस दुनिया के अंदर किसी को भी अपने होने वाले कल का या आने वाले पल का ज़रा सा भी इख्तियार नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक सच्ची घटना के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है। ये घटना एक छोटे से परिवार यानी कि 3 मेंबरों का जो परिवार होता है उन उस घर की है, जहाँ पर एक बाप होता है, एक उसकी पत्नी और एक उनकी 20 से 22 साल की बेटी होती है। बेटी कॉलेज के अंदर पढ़ा करती है, बाप को उस पर बहुत ज़्यादा शक रहता है। एक बेटी के बारे में बुरी खबर ये होती है, बेटी थोड़ी-सी चोर वाले दिमाग की होती है। यानी कि उसे कहीं से कुछ अच्छा दिख जाए तो वहाँ से उसको चुरा लेती है और फिर किसी को दे देती है, उसे बेच देती है। बेटी की ये बात को उसी की एक फ्रेंड उसके माता-पिता को बताते हैं, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आज तारीख है 12 दिसंबर 2014। मुंबई की ये एक घटना है। एक पिता है जो अपने घर के अंदर अपनी बेटी के आने का इंतज़ार कर रहा है। और वो तोड़-फोड़ कर रहा है उसके कमरे के अंदर गुस्से में कि अभी तक मेरी बेटी घर क्यों नहीं आई है। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और वहाँ पर दिखाई पड़ती है उसकी बेटी। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है गुस्से में। इतने में बेटी कहती है, मैं अपने कॉलेज से ही सीधा घर आ रही हूँ। बाप को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसके थप्पड़ लगाता है, उसके बाल खींचता है और उसे घर से बाहर भगा देता है। कहता है, तुम भूखी रहोगी जभी ठीक रहोगी, तुम्हारी अकल जभी ठिकाने आएगी। अब बेटी यह सुनकर घर से निकल जाती है और एक रोड पर टहलने आ जाती है। रोड पर टहलते-टहलते उसी की एक फ्रेंड का पिता उसको मिलता है, जो कि एक पंडित होता है। वो पंडित उससे कहता है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ पर अपनी फ्रेंड से बातें कर लेना, तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन यहीं से इस लड़की की ज़िंदगी का उल्टे दिन चालू होते हैं। ये लड़की इसकी कार में बैठ जाती है और बैठने के बाद ये घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जब ये लड़की कहती है, मेरी फ्रेंड कहाँ है? अंदर जाते-जाते ये आदमी कहता है, तुम अंदर वाले कमरे में चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारी जो दोस्त है वो बैठी हुई है। वहाँ जाकर देखती है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आदमी या लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं होती। वो लड़की डर जाती है। इतने में ही वो आदमी जो होता है उस लड़की का फ्रेंड का पापा यानी उसके पिताजी वो आते हैं और गेट लगाते हैं और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उस लड़की के साथ में जबरन अपना उसका शोषण करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ में बुरा-भला करने की कोशिश करते हैं। अब लड़की को ये सोच बहुत डर लगता है, वो कहती है, मैं कहाँ फँस गई? शुरू में तो उसे लगता है कि मेरे से मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीखती है, वो चीख-पुकार मचाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका उस दरिंदे पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर पंडित जी भी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? हालाँकि देखिए, उन्होंने अपने घर के अंदर एक पर्सनल रूम बना रखा होता है, जहाँ पर बहुत सारी भगवानों की तस्वीरें लगाई हुई होती हैं और मूर्तियाँ रखी हुई होती हैं। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर के पीछे होता है एक खुफिया दरवाज़ा, जिस दरवाज़े के पीछे जाने के बाद आदमी नीचे उतरता है बेसमेंट में और वहाँ पर एक तहखाने बने हुए होते हैं 2 या 3। वहाँ पर ये शख्स इस लड़की को डाल देता है। इस लड़की को डालकर वहाँ पर खूब मारता है और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उससे अपने साथ ऐसा नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत पिटती है, बहुत ज़्यादा पिटती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इस बात को बीते हुए पूरे-पूरे 2 दिन हो चुके हैं। अब लड़की के माँ-बापों को फ़िक्र होती है कि हमारी बेटी गई तो गई कहाँ? अब ये जो मूर्ख बाप होता है, जो अपनी बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, ये जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये उन्हें पूरी खबर नहीं बताते हैं, आधी ही सूचना देते हैं। ये कहते हैं वहाँ से वहाँ जाने के बाद कि मेरी बेटी अभी तक कोचिंग सेंटर से वापस नहीं आई है। पुलिस कहती है, क्या सच में वो कोचिंग सेंटर गई थी? ये कहते हैं, हाँ, हमारे यहाँ से तो कोचिंग सेंटर ही गई थी। लेकिन कोचिंग सेंटर से जब रिपोर्ट ली जाती है पुलिस द्वारा, तो वो बताते हैं, इन लोगों ने हमसे कोशिश नहीं की अपनी बेटी के बारे में जानने की। इसका मतलब है कि इन्हें पता है इनकी बेटी यहाँ आई ही नहीं है। पुलिस इन पर दबाव बनाती है, तब ये सच उगलते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, हमारी बेटी को हमने घर से बाहर निकाल दिया था गुस्से में, लेकिन हमारा इरादा उसे नुकसान पहुँचाने का नहीं था।
अब यहाँ से केस के अंदर ट्विस्ट आते हैं, उसका ढूंढेर मचती है, उसको सारे में ढूंढा जाता है, दूर दूर तक किसी ने उसको नहीं देखा होता। यहाँ तक कि जो उसकी फ्रेंड होती है, उसकी फ्रेंड के जो पिताजी होते हैं पंडित जी, उनकी बेटी उनकी उस लड़की की दोस्त होती है। वो दोस्त जो लड़की होती है वो भी वहां पर नहीं मौजूद होती, वो भी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई होती है। वक्त बीतता जाता है, अब लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं कि आखिर उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी जवान बेटी उनके हाथों से निकल जाती है और किसी को ये भी पता नहीं होता कि वो गई तो गई कहाँ। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहाँ पर ये लड़की बंद होती है उसके दूसरे तहखाने में एक और लड़की 10 साल पहले इस मूर्ख आदमी ने, इस जलील आदमी ने, पंडित ने उसे कैद किया हुआ होता है। वो लड़की जब दीवार से दीवार मिलकर कुछ इस तरीके से हाथ अपने मारती है तो उसको साउंड जाता है, वहां से इनकी बातें शुरू होती हैं। फिर ये दोनों एक ही तहखाने में इनको डाल दिया जाता है, लेकिन उस जो लड़की होती है 10 साल पहले, उसका दिमाग थोड़ा सा आउट होता है। ये लड़की जो अभी अभी इस पंडित ने गिरफ्तार अपनी उसमें ली होती है, ये उसे एक कोड बताती है लड़की को कि मेरे घर का जो नंबर है वो ये है 1254, उसके घर का ये नंबर है। वो नंबर अपना बताती है और उसे याद दिलाती है कि मेरे घर के पास में एक तालाब है, एक रेल की पटरी है और सामने बड़ी सी बिल्डिंग है। तुम मेरे घर जैसे ही यहाँ से छूटो मैं तुम्हें निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उस पागल लड़की के वो हथकड़ियां नहीं बांध कर रखता है। अब जो दूसरी वाली जो ये लड़की है जिसको उठा कर लाता है ये अपनी कार में, इसके पैरों में ये लोहे की जंजीरें बांध कर रखता है, क्योंकि ये दिमाग से बहुत तेज होती है, पढ़ी लिखी होती है और इसे डर होता है ये यहाँ से भाग न जाए। ये उस पागल लड़की को सारी की सारी बातें बता देती है। अब ये लड़की को किसी न किसी तरह यहाँ से आज़ाद कराने का प्लान बनाती है। तभी उसके अगले दिन ये जो आदमी होता है, पंडित जी, ये एक और लड़की को ऐसे ही अगवा कर कर ले आते हैं और अब ये वहां पर 3 लड़कियां हो चुकी होती हैं। ये इन तीनों के साथ में रेप करता है कई महीनों तक। इनको उसके बाद में गर्भ निरोधक गोलियां भी देता है, जिससे कि 2 लड़कियां तो खा लेती हैं वो गोलियां और एक लड़की नहीं खाती। एक लड़की के बच्चा जो है वो ठहर जाता है और 9 महीने बाद उस बच्चे को उसी कोठरी के अंदर जन्म देती है। अब सारे काम ये पंडित अपने आप खुद ही करता है, जिसमें इसकी पत्नी भी इन्वॉल्व होती है इस केस के अंदर। ये देखिए आप, एक घर है जिसके अंदर तहखाना है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रह रही है, और ये पंडित का वो देखिए आप दिमाग, और कितनी ज्यादा इसे हवस की जो है वो इच्छा रही होगी कि 3 3 जवान लड़कियों की इसने पूरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया होता है। अब ये लड़की जिसको ये अपने घर का पता और सारी चीजें समझाती है, इनको एक दिन मौका मिलता है जिस दिन उस लड़की की डिलीवरी हुई होती है। ये लड़की जल्दी से वहां से भागकर निकल जाती है और पहुंचती है पूछते पूछते इसके घर, लेकिन इसके दिमाग की वजह से ये नहीं पहुंच पाती और ये सुसाइड करने का सोचती है। जहां से एक लड़का इसको बचाता है, वो इसे पुलिस के हवाले करता है। पुलिस तक ये लड़की पहुंचती है तो ये उन पर वही सारी बातें दोहरा रही होती है, 1245 हाउस नंबर और रेल की पटरी, बड़ी बिल्डिंग और तालाब। बड़ी प्यार प्यार से इसके माँ बाप को ढूंढा जाता है, जो कि पुरानी किसी फाइल में मिसिंग रिपोर्ट के द्वारा इसके माँ बापों तक इसको पहुंचाया जाता है। लड़की उनको देखकर थोड़ी समझती है कि यही मेरे माँ बाप हैं, तब वो सुकून में आती है। वो फिर बताती है उसका घर। अब पुलिस उस लड़की को अपने साथ बिठाती है और उसके घर तक पहुंच जाती है, उस पंडित के घर तक। पंडित के घर पर पहुंचने के बाद जो पुलिस को देखने को मिलता है वो हैरत अंगेज होता है। पंडित अपने घर में मौजूद नहीं होता, उसको किसी न किसी तरह भनक लग जाती है कि ये लड़की भाग गई है, तो इसका मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। उसी का एक और घर होता है किसी दूसरे मोहल्ले में। वो उस मोहल्ले के घर का पता वहां का एक आदमी बताता है बाहर का कि इस पुजारी का एक घर और है दूसरे मोहल्ले में, आइए मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। वो इसको दूसरे लेकर जाता है दूसरे मोहल्ले के घर में। वहां जाकर जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, वहां पर ये लड़की मिल जाती है जो इसने अपनी कार में अगवा की हुई होती है, जो इसकी बेटी की दोस्त होती है। उसको सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसको उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया जाता है। फाइनली एक लड़की को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। अब बारी थी
बाकी 2 लड़कियों की, क्या वो दोनों जिंदी होंगी? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आइए मैं बताता हूँ इससे आगे की कहानी। अब ये पंडित जी आ जाते हैं हिरासत में और बजता है इन पर भी पुलिस का डंडा। डंडा बजता है इस कदर के पंडित जी की जो चमड़ी होती है ना, वो सारी की सारी धुल चुकी होती है उनके पापों से। इतने में ही उठाया जाता है इनकी पत्नी श्री को। पत्नी बताती है, जी ये मेरे साथ में बहुत ही गंदा सलूक करते हैं और ये और वो, मैंने इनसे कह दिया तुम लड़की ले आओ और मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। तो इनका भी पूरा हाथ रहा है इनके केस में, इनको इतना बढ़ावा देने के लिए। फिर वो कहती है इनकी श्रद्धा थी कि इनके साथ दासियां रहें इनकी, और इनकी कई कई बीवियां रहें इनके, सारी चीजें इनके करने के लिए, इन्हें दूध से नहलाने के लिए और इनकी टांग बांग दबाने के लिए, इनकी खातिरदारी के लिए। पुलिस कहती है अब तुम्हारी खातिरदारी हम करेंगे, अब तक तो तुमने कर ली जितनी जिनकी करनी है, अब तुम्हारी हम करेंगे। अब बारी थी दूसरी और तीसरी लड़की को खोजने की। पुलिस के दिमाग चलता है कि आखिर ये दोनों लड़कियां गई कहाँ। एक लड़की तो वही थी जो पागल थी, वो तो इनके अंडर में आ चुकी होती है, एक इन्होंने पकड़ ली। अब बचती है एक लड़की जो माँ बनी होती है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। उस लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस दिमाग चलाती है कि एक ही वहां पर घर में लिविंग रूम था। अब ये मियाँ बीबी भी वहां पर रहते होंगे, पुजारी और उसकी पत्नी। तो इन्होंने इन तीनों लड़कियों को कहां पर छुपा कर रखा था। इसी बात को गहराई से सोचते हुए पुलिस पहुंचती है दोबारा इसके पहले वाले घर। पहले वाले घर में पहुंचने के बाद पुलिस पूरे घर को खंगोरती है, उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब बारी थी मंदिर वाले कमरे की। जब मंदिर वाले कमरे में सारी चीजें हटा हटा कर देखी जाती हैं, तो वहां पर एक दरवाजा मिलता है। दरवाजे के नीचे उतरते ही वहां पर जंजीरों में पड़ी हुई एक लड़की को देखा जाता है, जिसकी हालत आंखों से न देखी जाए ऐसी होती है। वो खून से रेजा रेजा होती है, वो बीमारी की हालत में होती है, गंदी होती है, कपड़े फटे हुए होते हैं और जमीन पर चित पड़ी हुई होती है। उसकी ऐसी हालत देख पूरे स्टाफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर बेकसूर लड़कियों के साथ इतना बुरा करने की क्या जरूरत थी? अपने कुछ मिनटों या घंटों के हवस के लिए इतनी बुरी हालत कर देना किसी इंसान की, ये कोई इंसानियत का तो काम नहीं। इसके बाद में इसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। खुशी की बात यह है कि ये लड़की भी बच जाती है। तीनों लड़कियां, एक लड़की 10 साल बाद और 2 लड़कियां 1.5 साल बाद में अपने अपने घर वापस आती हैं। तो ये एक सच्ची घटना है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की, जहां पर ये जो पुजारी है ये इस घटना को अंजाम देता है। और चौंकाने वाली बात यह है, इसे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं होता कि मैंने इतने बड़े पाप किए हैं। ये बहुत हंस रहा होता है, खुश होता है, जैसे इसने बहुत बड़े तोप का काम किया हो, एकदम जैसे इसके इसके सिर पर तिलक लगाया जाएगा पुजारी के। तो आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? क्या आजकल की जो यूथ है उसको इस तरीके से मारकर घर से बाहर कर देना ठीक था? यानी जवान लड़की को घर से निकाल देना ठीक था जो इस आदमी ने कदम उठाया था? शुरुआत तो इसके बिगड़े हुए दिन की वहीं से होती है। हालांकि अगर आपके बच्चे कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप उन्हें घर से बाहर निकालें। घर से बाहर निकालने का मतलब ये है कि आपने उन्हें छूट दे दी, अब तू जो करता है करता रहे। इससे बच्चा सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगा, कि गारंटेड बात है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। हमारा मकसद बताना नहीं बचाना है। इस वीडियो को दिल पर ना लें। अगर कुछ गलती हुई हो मेरे से इस वीडियो में बोलते हुए तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हम भी अभी नए नए हैं ना यूट्यूब पर। हो जाएंगे ठीक, कुछ टाइम की बात है आप लोगों के सपोर्ट से। तो जो नए लोग हों वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो बाय, मैं विदा लेता हूं आपसे। मैं हूं मोहम्मद शाद और आप देख रहे थे शाद टॉक्स। जय हिंद, जय भारत।